friends, I'm Arpita Karwa and in this video lecture I'm going to talk about teaching aptitude. पेपर 1 का एक बहुत ही important टॉपिक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये तो बहुत बेसिक है, तो क्या हम कुछ नहीं पढ़ के जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम देने से पहले। सो आज इस वीडियो में मैं वो 10 टॉपिक्स आपके सामने रखूँगी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर 1 हार्ड नहीं है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए एंड आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी से पेपर 1 का सिलेबस कवर कर पाएंगे और पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब से मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स लूँगी पेपर 1 के एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्लूप्रिंट जिसे फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू आर नोटिफाइड एंड यू कैन प्रिपेयर अलॉन्ग विथ मी फॉर द नेक्स्ट पेपर 1 एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। द फर्स्ट topic that you need to look into when you're looking at teaching aptitude is nature of teaching. Nature of teaching. टीचिंग का नेचर क्या है? जैसे कि आप अगर टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। पहला नेचर है इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। नंबर 2 इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। थर्ड इज इट्स अ साइंस एज वेल एज आर्ट। देखिए, एक अच्छा टीचर कुछ रूल्स फॉलो करता है, कुछ नॉर्म्स फॉलो करता है जो हर टीचर को करने चाहिए, बट एट द सेम टाइम टीचिंग इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस। हर टीचर अपने आप में कुछ तरीके डिवाइस करता है इन ऑर्डर टू टीच। जैसे आप मेरा वीडियो देखेंगे एंड काफ़ी सारे अदर यूट्यूबर्स का वीडियो देखेंगे तो यू विल सी कि पैटर्न में, एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट इज़ बिकॉज ये एक आर्ट है, हर इंसान इसको अपनी तरह से करता है। आप एक पेंटर को नहीं बोल सकते कि ऐसे ही पेंट करना चाहिए, हर पेंटर अपनी समझ से पेंटिंग करता है। साइंस भी है बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को डांटती हूँ तो इट विल हैव एन इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए साइंस है। आर्ट है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस। टीचिंग अपने आप में एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, साइंस है, आर्ट है, प्लस इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक है, बहुत सारी चीज़ों का इनकॉर्पोरेशन है जिसकी वजह से कोई भी टीचर पढ़ा पाता है और कोई भी स्टूडेंट पढ़ पाता है। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स concerning nature of teaching. Now let's move on to the next topic. The second topic that we are going to talk about is objective of teaching. Objective means मकसद। Okay, कोई भी काम हम इस दुनिया में करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है। मेरा ये YouTube बनाने के पीछे एक मकसद है, आपका पढ़ने के पीछे मकसद है, आपकी मदर या फादर हैं वो अगर खाना बना रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद है। वी ऑल आर डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ। सिमिलरली टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? Now if you look at teaching, you will see that the first objective of teaching is to impart knowledge. कोई भी टीचर नॉलेज देना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन इंग्लिश लिटरेचर कोच, आई टीच माई स्टूडेंट्स एंड आई प्रिपेयर देम फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर। मेरे ऑडियो लेक्चर्स जो मैं देती हूँ उसके पीछे का मकसद है स्टूडेंट्स को लिटरेचर की नॉलेज देना। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद है। टीचिंग का पहला मकसद है टू इम्पार्ट नॉलेज। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू डेवलप स्किल इन द स्टूडेंट। स्किल्स डेवलप करना। आप स्कूल्स में जाते हैं तो यू सी दैट यू हैव develop certain skills after passing out from the school. That was the objective of teaching. And the third and the most important objective of teaching is to bring social, behavioral and desirable changes in the students. ये मकसद है teaching के। This was about the second topic, that is objectives of teaching. The third topic that you need to study in teaching aptitude is factors affecting learner. कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि उसका पर्सनल बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से है, क्या अपब्रिंगिंग है उसकी, देन उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा। फॉर एग्जांपल, एक छोटे गांव का बच्चा अगर मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं, बिकॉज उसने कुछ और
बचपन से सीखा है, उसकी कंडीशनिंग एक अलग तरीके से हुई है, एंड नाउ ही इज़ एक्सपोज टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ नोशंस. सो आप देखेंगे कि फैक्टर है ये एक, जो आपकी लर्निंग को, एक लर्नर को अफेक्ट करता है. सिमिलरली स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन लेवल बहुत अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग को. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जैसा स्टूडेंट अगर मैथ्स की क्लास में बैठेगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, आई विल नॉट बी एबल टू पे माई अटमोस्ट अटेंशन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टीचर बहुत ही अच्छा हो, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में. बट एट द सेम टाइम इफ आई सिट amongst literary scholars and I discuss about literature, then चाहे environment कैसा ही हो, मैं जंगल में क्यों नहीं बैठी हूँ, but still I will be able to learn way more than sitting in an air conditioned classroom and learning maths. So these are few things that affect every learner. So ये है तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. The fourth topic that you need to study is characteristics of a learner. कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी डिसाइपल अगर है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे कि ही शुड बी क्यूरियस, उसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए टू लर्न मोर, टू अंडरस्टैंड अननोन स्टफ. So that is one characteristics. Second characteristic is that he should ask questions. एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जब टीचर पढ़ा रहा है उसके एंड में उसके पास कुछ सवाल हो, कुछ डाउट्स हो, जिसे पूछ के वो ये देख सके कि क्या उसकी लर्निंग पूरी हुई है. बिकॉज जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, तो आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आते हैं, और एक अच्छे लर्नर का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्वेश्चंस पूछेगा. सो इफ़ यू आर अ गुड लर्नर देन यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड यू कैन टेल अस what are your questions, what are your doubts, and I will try to help you out in the best possible manner. After looking at the characteristics of a learner, it's time to look at the characteristics of a teacher. हर एक अच्छे टीचर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी टीचर. आज मैं इंग्लिश लिटरेचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे अंदर लिटरेचर का नॉलेज हो. कोई भी टीचर के अंदर अगर नॉलेज नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर करेगा. सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कंडक्ट दिस UGC नेट एग्जाम इन ऑर्डर टू सी कितना नॉलेज है आप में, एंड वंस दैट इज प्रूव्ड दे गिव यू अ UGC नेट सर्टिफिकेट विच becomes your qualification. उस क्वालिफिकेशन के बाद यू आर क्वालिफाइड टू टीच इन कॉलेजेस एंड इन यूनिवर्सिटीज़. सो क्वालिफिकेशन, नॉलेज दोनों इंपॉर्टेंट है. इसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आज मेरे अंदर बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर मैं अच्छे से उस नॉलेज को कम्युनिकेट ना कर पाऊँ तो क्या मैं एक अच्छी टीचर होंगी? नहीं. सो नॉलेज के साथ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट के साथ वो एक रैपो बिल्ड कर पाए एंड साथ ही साथ अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट कर पाए इस तरीके से कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से और आराम से उस चीज़ को ग्रास्प कर पाए. साथ ही साथ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर. अगर टीचर के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो टीचर अभी भी पूरा मेच्योर नहीं हुआ है. बिकॉज ओनली अ पीरियड ऑफ टाइम, बार बार जब आप एक ही चीज़ें पढ़ाते हो तो आप धीरे धीरे उस प्रोसेस में लर्न करते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम एन एक्सपीरियंस्ड टीचर. एंड that is the reason why you will see that there are several teachers with experience who are very polished. वो जिस तरह से डिलीवर करते हैं उस तरीके से ऑलमोस्ट सभी को समझ आ जाता है. द रीज़न इज़ कि उनका एक्सपीरियंस ने उन्हें काफ़ी चीज़ें सिखाई है टीचिंग के बारे में, एंड दैट इज़ हाउ दे ग्रो एंड दे डेवलप. अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे एक टीचर पढ़ा सकता है. वी हैव लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, discussion, project method, and you will see that each of these methods have certain advantages and have certain disadvantages. So a teacher needs to decide which method is best suited for his learners. एक टाइम था जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर सेंट्रिक क्लासरूम्स होते थे, वेयर टीचर यूज टू डिलीवर अ लेक्चर एंड स्टूडेंट्स यूज टू पैसिवली लिसन टू द टीचर. बट नाउ सिंस द एजुकेशन सिस्टम हैज इवॉल्व टू सच अ लेवल दैट नाउ वी हैव लर्नर
ट्रिक क्लासरूम्स, लर्नर को फोकस में रख के पढ़ाया जाता है थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू डिस्कशंस. ग्रुप डिस्कशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से आया है कि स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट व्हेन देयर इज अ डिस्कशन गोइंग बिटवीन हिज पीयर्स, एंड दैट इज how he develops new understanding, he develops new insights, and that is how a learner is motivated to learn more. The next topic that we have is teaching aids. Teaching aids are resources which a teacher can use in order to make learning more effective, make learning more interesting, and to help students retain better. So there are various teaching aids. We have visual aids like charts and graphs. Then there are interactive aids which use computer technology like video conferencing, satellite classrooms. Then we have other teaching aids also. Blackboard is there. Then we have audio visual aids. So all these things together will help the learner to retain better, to understand more, and to understand in such a manner that there's a mix of edutainment, education and entertainment. If I want to teach my students something related to science, and if I show them a movie on science, a science fiction movie, they'll be more interested to learn about that concept. And this is how teaching aids help the teacher to create fun and entertainment in the classroom, at the same time reinforcing learning. The next topic that you must study is evaluation methods. There are a lot of ways in which a teacher evaluates a student. We have formative assessment, summative assessment, norm referred test, and then we have CCE, a pattern which developed few years ago, continuous and comprehensive evaluation. So if you look at formative assessments, वो regular होते हैं. Weekly test जो होते थे, they are a part of formative assessment. Regularly अगर आप student की learning को judge कर रहे हो, evaluate कर रहे हो. Then we have summative assessments जो final exams की तरह होते हैं. Towards the end of the semester or towards the end of the year when you assess the learning of a student. Then we have norm referred टेस्ट. नॉर्म रेफर टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे यू जज एन इंडिविजुअल रिलेटिव टू द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल क्लास में रैंक्स निकलती थी, ओके, रैंक 1, दैट मीन्स दिस पर्सन व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट पोजिशन. So this is norm referred, criteria referred test. And finally we have CCE, that is continuous and comprehensive evaluation, in which a teacher judge not only the cognitive parts but the non-cognitive aspects of a student. Cognitive is related to brain. कोई भी student जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो non-cognitive चीज़ों में बहुत अच्छा हो. For example sports, for example बहुत सारी internal आपकी qualities होती है जो एक student में होनी चाहिए. So all these things are also judged along with the academic score. So these are few important tests जिसके बारे में आपको जानना है, पढ़ना चाहिए. इनके advantages क्या है, disadvantages क्या है, and how they have implemented in various colleges and schools. The next topic that you should learn is about Bloom's taxonomy. Bloom was a scientist and इन्होंने एक framework निकाला in order to understand how students learn. If you have ever played a video game, I'm pretty sure you can understand what Bloom was trying to say. Basically, Bloom ने ये कहा कि learning के levels हैं. And only when you master one level, you can move to another level. So cognitive learning के लेवल्स बताए हैं ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में, एंड यू नीड टू गो एंड रीड ऑल दोज लेवल्स बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन्स ऑफ लर्निंग. एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो वो सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करता, बहुत सारे और चीज़ें सीखता है, एंड दैट आर क्लासिफाइड इन द डोमेन्स ऑफ लर्निंग. सो वी हैव गॉट 3 मेजर डोमेन्स. One is cognitive, which talks about knowledge. Anything which is related to brain is called cognitive. So आपने जो भी knowledge gain करी है subjects में, that is a part of cognitive domain. Next we have affective. Affective domain talks about the attitude of a student. So during the school days, the student get to understand his emotions better, is able to deal with the peers, is able to manage his emotional imbalances, and learn several abstract qualities like sharing, giving others. So all these are classified in affective domain. And finally we have psychomotor domain. Psychomotor domain talks about the
skills related to your movement, coordination. So whenever you play a sport, you have hand-eye coordination. That is a part of psychomotor domain. So ये तीनों domains important है, and if a student learns in all the three domains, then only he is classified as a good learner. So with that note, I end my video lecture. I hope that I was able to make the concepts clear. I was able to give you a blueprint which you can follow and you can start your preparation for UGC NET Paper 1. I shall be making many such videos on Paper 1 in which I will be talking about major topics that you need to read. So if you want to get notified, do subscribe to this channel. You can also follow me on all the social media platforms. I'm running a GoNet quiz and several other exciting contests for UGC NET English Literature aspirants. So if you are also preparing for UGC NET English Literature, then go and check my social media pages and stay tuned to arpitakarwa.com. So that's it.